5। नमस्ते, मैं डॉक्टर सम्मी युवा संवाद पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत की जीवनी लेकर के आया हूं जो भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम, एक अभूतपूर्व परिवर्तन के लिए जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं भारत के 10वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का। हाँ, वही पीवी नरसिम्हा राव जिसका राजनीतिक करियर लगभग समापन की तरफ था, अवसान की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी घटनाक्रम करवट लेती है और नियति का खेल एक अलग खेल खेलती है और मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। कांग्रेस के पास नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो जाता है। कांग्रेस वर्ग की कमेटी मिलकर के यह तय करती है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की यह राय होती है कि शंकर दयाल शर्मा को इस देश के प्रधानमंत्री का पदभार सौंपा जाए, लेकिन शंकर दयाल शर्मा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। अब सबकी नज़र उस नेता पर है जो राजनीति में अनुभव, राजनीति में ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चलता हुआ, राजनीति में ज्ञान की एक अलग परंपरा का निर्वहन करता हुआ, एक प्रबुद्ध समाज का नेतृत्व करता हुआ और राजनीति के ऊर्ध्व शिखर पर पहुंच करके जब अपने अवसान के समय में दिल्ली को छोड़कर हैदराबाद अपने जीवन के अंतिम समय को बिताने जा रहा है, उस नेता पर सबकी नज़र पड़ती है। हाँ, वही नेता का नाम पीवी नरसिम्हा राव है, जिसकी आज 101वीं जन्म दिवस है। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ इस युवा संवाद पर, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव भारत के इतिहास में एक दूरगामी प्रभाव रखने वाले एक आर्थिक सुधार कार्यक्रम के जनक भी कहे जाते हैं। वह एक तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसको परमाणु बम का जनक कहा, और इसके साथ ही अब्दुल कलाम ने जिस व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए अब्दुल कलाम ने जिस व्यक्ति की महानता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भारत की मूल जड़ों में विश्वास रखता है, ऐसे व्यक्ति जो पीवी नरसिम्हा राव की बात आज हम करने जा रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने गांव हुई वारंगल जनपद, जो वर्तमान समय में तेलंगाना में स्थित है। उन प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्नातक की शिक्षा उस हैदराबाद उस्मानिया विश्वविद्यालय से पूरी की। विधि पढ़ाई स्नातक की शिक्षा उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पूरी की और LLB ग्रेजुएट की उपाधि वह फर्गुसन कॉलेज पुणे से प्राप्त करते हैं। उसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने भाई के साथ 1907 स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वो एक साप्ताहिक पत्रिका भी अपने चचेरे भाई के साथ वो मिलकर निकालते हैं। और आज़ाद भारत में जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो 1957 से लेकर के 1977 तक आंध्र प्रदेश की विधानसभा के सदस्य बनते हैं। उसके साथ ही 1973 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके साथ 1977 में वो राष्ट्रीय राजनीति में जब शिरकत करते हैं तो 1977 से लेकर के 1998 तक वो लोकसभा के सदस्य रहते हैं। इसके साथ ही वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, साथ ही राजीव गांधी के कार्यकाल में विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री रहने के साथ जब कांग्रेस नेतृत्व राजीव गांधी की हत्या के बाद उन पर विश्वास प्रकट करता है, तब वह 10वें प्रधानमंत्री के तौर पर 21 जून 1991 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में शपथ लेते हैं। उसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि वो उनके समक्ष जब वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते हैं उस समय देश में एक नया आर्थिक संकट पैदा हो गया है। विदेशी मुद्रा की भंडारण में कमी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भारत में प्रवेश करने का दबाव है। इसके साथ ही राजकोषीय घाटा अपने उच्च स्तर पर है, महंगाई दर अपने उच्च स्तर पर है, बेरोजगारी का संकट चारों तरफ विद्यमान है। ऐसी विषम परिस्थिति में वो भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते हैं। तब चूंकि उनके पास गृह मंत्री का अनुभव रहता है, रक्षा मंत्री का अनुभव रहता है, विदेश मंत्री का अनुभव रहता है, लेकिन वित्त मंत्री के तौर पर उन्हें एक मजबूत, एक समझदार और एक निर्णायक साथी की आवश्यकता होती है। तो IG पटेल के पास अपना विदेश मंत्रालय ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन IG पटेल जिनके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, वो लगभग 15 भारत के
वार्षिक बजट को प्रस्तुत करने में जिनका योगदान रहा, इसके साथ ही साथ वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। ऐसे विद्वान व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, लेकिन IG पटेल भी उनके इस आमंत्रण को ठुकरा देते हैं। फिर शुरू होती है एक नए वित्त मंत्री की खोज, जो इस देश की ऐसी विषम परिस्थितियों में जो आर्थिक संकट से गुजर रहे दौर के लिए एक मसीहा साबित हो सके, एक नायक साबित हो सके। तब PV नरसिम्हा राव एक ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जिस पर शायद किसी की नज़र नहीं है। वो व्यक्ति का नाम है मनमोहन सिंह, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान हासिल करता है। वो मनमोहन सिंह जिसके बारे में हम जानते हैं कि जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े लिखे, और उसके साथ ही जिसके पास शिक्षा, व्यापार, आर्थिकी और अन्य तमाम उन पहलुओं की समझ थी, वो PV नरसिम्हा राव की एक अभूतपूर्व खोज थे। और मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव अपने वित्त मंत्री के तौर पे आमंत्रित करते हैं और PV नरसिम्हा राव के इस आमंत्रण को मनमोहन सिंह स्वीकार करते हैं। और ये एक बुनियाद पड़ती है भारत की नई आर्थिक नीति की, जो कि इस बदलती दुनिया में, जहां एक तरफ सोवियत संघ का विघटन हो गया है, शीत युद्ध का खात्मा हो गया है, अमेरिका की पूंजी पूरी दुनिया पर छाई हुई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा पूरी दुनिया पर कायम है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव, इसके साथ साथ ही IMF का दबाव, मुद्रा महंगाई का दबाव, ये सारे दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था झेल रही है। ऐसी विकट स्थिति में PV नरसिम्हा राव देश की एक नई आर्थिक नीति पेश करते हैं। इस आर्थिक नीति के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उसमें उस आर्थिक नीति की जो बुनियाद होती है, वो ये बुनियाद होती है कि विदेशी निवेश के लिए दरवाजा कैसे खोला जाए, उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं। इसके साथ ही दूसरी ये बुनियाद होती है कि पूंजी का अधोसंरचना में निवेश कैसे कराया जाए। इसके साथ ही घरेलू व्यापार का रेगुलराइजेशन कैसे किया जाए, पुनर्स्थापन, घरेलू व्यापार को सिस्टमाइज कैसे किया जाए। इसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में सुधार कैसे किया जाए। ये चार बुनियादी तथ्यों के आधार पर भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पेश होती है, और जिसका लक्ष्य होता है कि राजकोषीय घाटे को कम किया जाए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाया जाए, उसके साथ ही उद्योग सेक्टर को पुनर्संरचित किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में नए निवेश पैदा किया जाए, उसके साथ ही तमाम जो पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग धंधे हैं और उनमें निजी सेक्टर के निवेश को खोला जाए। और इस तरीके से एक आमूलचूल परिवर्तन भारत की आर्थिक नीति में होता है, जो भारत 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की मिश्रित आर्थिक नीति और इंदिरा गांधी की समाजवादी आर्थिक नीति पर चलता है। वो PV नरसिम्हा राव के ठीक उलट आकर के पूंजी के निवेश के लिए IMF के दबाव के साथ साथ उसके साथ ही नई आर्थिक नीति, इसको LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, जिस पर एक अलग दिन चर्चा होगी, एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है। लेकिन एक नई अर्थशास्त्र का, एक नई आर्थिक नीति का, एक नई अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने का काम PV नरसिम्हा राव करते हैं। लगभग 18 सेक्टरों को छोड़ करके सारे भारतीय उद्योगों के दरवाजे निजी निवेश के लिए खोल दिए जाते हैं। IMF के हित में आकर के भारत में जो मुद्रा का जो संकट है उससे निपटने का काम किया जाता है। तकनीकी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में विदेशी निवेश को आमंत्रित किया जाता है, और यह एक तरीके से एक बहुत बड़ा कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा कदम PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा उठाया जाता है। इसके साथ ही साथ PV नरसिम्हा राव के खाते में कुछ उपलब्धियां हैं, तो उनके खाते में उसके साथ ही साथ कुछ नाकामियां भी हैं। उसमें जो सबसे बड़ी एक नाकामी है, एक धर्मनिरपेक्ष देश में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया जाता है और PV नरसिम्हा राव की केंद्र सरकार देखती रह जाती है। ये एक नाकामी आने वाले समय में PV नरसिम्हा राव के जीवन में एक काला धब्बा के तौर पर आती है, और शायद राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस नाकामी की वजह से वो कांग्रेस नेतृत्व से
आने वाले समय में कांग्रेस नेतृत्व से किनारे कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उपलब्धियां पीवी नरसिम्हा राव की नाकामियों से काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि पोखरण परीक्षण जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं उसकी नींव मिसाइल सिस्टम, उसकी नींव और ये सारे कार्यक्रमों की नींव पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में होती है। नई आर्थिक नीति के साथ साथ पीवी नरसिम्हा राव का शासनकाल वैज्ञानिक रूप से भी उन्नत राष्ट्र के निर्माण के लिए एक मील का पत्थर का काम करता है। इसके साथ साथ ही आंतरिक शांति के तौर पर पंजाब में आतंकवाद खात्मे की तरफ है, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को घेरने का काम पीवी नरसिम्हा राव करते हैं। इसके साथ ही पीवी नरसिम्हा राव की जो विदेश नीति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस विदेश नीति में वो पश्चिमी यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, साथ ही साथ अमेरिका और चीन के साथ अपना मैत्री संबंध स्थापित करते हैं, दलाई लामा से किनारा लेते हैं और आसियान देशों की तरफ पहली बार संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए लुक ईस्ट नीति का प्रतिपादन करते हैं, जिसको लेकर के हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद उन्हीं के कदमों पर चलते हुए उनका एक कदम था जब उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में अपने दक्षिण के देशों को बुलाया, आसियान के देशों के साथ अपने मधुर संबंध स्थापित किए। ये बुनियाद पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में ही होती है। वह चीन के साथ मैत्री का संबंध स्थापित करते हैं। इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण काम करते हैं, इजराइल की एम्बेसी को भारत में खोलने का काम करते हैं, इजराइल के साथ अपने रिश्ते मधुर करते हैं। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे नेता हैं जो चाहे विदेशी मामला हो, चाहे वित्त का मामला हो, चाहे रक्षा का मामला हो, वह एक पूर्ण राष्ट्रीय नेता के तौर पर निर्णय लेते हैं और समय जरूरत पड़ने पर वो अपने विपक्ष के नेताओं का भी सहयोग लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि के तौर पे विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भाषण देने के लिए भेजते हैं। इसके साथ ही जो एक प्रख्यात विद्वत नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व से आने वाले सुब्रमण्यम स्वामी को भी वो अपने आर्थिक सलाहकार के तौर पर राजनीतिक उनकी सलाह लेते हैं। इसके साथ ही वह उन सारे अवघटकों को अपने में समाहित करते हैं जो एक राष्ट्र निर्माण में आवश्यक है। तभी तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जैसा नेता, जैसा राष्ट्रवादी नेता हिंदुस्तान में कभी कभी पैदा होता है। और इसके साथ ही उनकी विद्वता की बात मैं ये बता दूं कि वो लगभग 17 भाषाओं के जानकार हैं। तेलुगु तो उनकी मातृभाषा है, उसके साथ साथ मराठी, बंगाली, उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, कनेडियन, पर्शियन, उर्दू इत्यादि 17 भाषाओं पर उनका पूरा नियंत्रण है। और ऐसे नेता की आज 1 से 1वीं जन्मतिथि है और हम इस युवा संवाद के मंच पर मैं आज उनके जीवन वृत्त के बारे में इसीलिए चर्चा किया क्योंकि भारत के लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो काफ़ी बुद्धिजीवी और गरिमामयी और राष्ट्रवादी नेताओं की बुनियाद पर खड़ी है। हालांकि कांग्रेस उनके अंतिम समय में उनसे किनारा कर लेती है, आज भी कांग्रेस का मुख्य नेतृत्व उनसे नाराज रहता है, लेकिन आज भी भारत की जो आर्थिक नीति है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की आर्थिक नीति हो, चाहे उसके बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी 2 कांग्रेस की सरकारें हो, या वर्तमान की नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो सारी आर्थिक नीति जिस बुनियाद पर खड़ी है और भारत की अर्थव्यवस्था जिस नींव पर खड़ी है, उस नींव की बुनियाद रखने का काम पीवी नरसिम्हा राव जी का है। हम आज उनकी इस 101वीं जन्मतिथि पे इस युवा संवाद मंच के माध्यम से नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और अपने ऑडियंस को ये निवेदन करते हैं कि आप अपने इतिहास के पूर्वजों, अपने इतिहास में दबे उन पत्थरों के बारे में पढ़ो, उन पत्थरों के बारे में जानो, उन पत्थरों पर पड़े धूल के परतों को हटाइए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त आज यहीं पे विराम देता हूं। मैं अपने सभी श्रोतागणों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं और फिर अगले अंक तक आने के तक मैं डॉक्टर सम्मी इस युवा संवाद माध्यम से आपको प्रणाम करते हुए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।